चैप्टर 11 चंद्रमणि। इरा। क्या फिर से ठंडी लहर शुरू हो गई? जैसे ही अरिव रेवांश ने इरा वैलिन के शरीर से निकलती हुई यिन शक्ति को महसूस किया, उसके अपने हाथ भी ठंड से कांप उठे। उसने घबराकर पूछा। हाँ, इरा ने मुश्किल से दांत भींचकर जवाब दिया। उसका कमजोर सा शरीर लगातार कांप रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे उसमें से सारी गर्मी खींच ली गई हो। मैं अभी पिताजी को बुलाता हूँ, अरिव ने तुरंत कहा। मत जाओ। इरा ने जल्दी से उसकी आस्तीन पकड़ ली। उसके हाथ से निकलती हुई ठंडी हवा तुरंत अरिव की आस्तीन पर पतली बर्फ की परत बना गई। इससे कोई फायदा नहीं होगा। और आज पिताजी बहुत खुश थे। उन्हें परेशान मत करो, मैं सह लूंगी। अरिव का दिल कस गया। वह जानता था कि इरा सही कह रही है। बचपन से ही हर कुछ समय बाद इरा के शरीर से यिन शक्ति फूट पड़ती थी। जब भी ऐसा होता, उसके अंदर से जैसे जमती हुई बर्फ की आंधी निकलती। उसकी हर सांस दर्द से भर जाती। पिछले 10 सालों में इरा ने यह दर्द अनगिनत बार झेला था। वरक रेवांश ने भी कई बार कोशिश की थी उस ठंडी शक्ति को अपनी पृथ्वी युवान शक्ति से दबाने की, लेकिन हर बार परिणाम बहुत बुरा हुआ। वह खुद आधा महीना तक बिस्तर से उठ नहीं पाए थे। इसलिए हर बार जब इरा पर यह हालत आती, अरिव, मेरा और वरक केवल मजबूरी से उसे दर्द में तड़पते देखते रहते। चलो, मैं तुम्हें कमरे तक ले चलता हूँ। अरिव ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। उसने इरा को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से उसके कमरे की ओर भागा। बर्फ का दर्द। इरा को बिस्तर पर रखते ही अरिव ने अपने हाथ जोर से रगड़े। उसकी बाहों में अभी भी सुइयों जैसी चुभन हो रही थी। अरिव भैया, आप चले जाओ, इरा कंबल के भीतर सिकुड़कर बोली। मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन उसका शरीर और जोर से कांपने लगा। ठंड, बहुत ठंड। उसने कंबल के भीतर से अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकाला। उसके बालों पर बर्फ के छोटे छोटे कण जम गए थे। अरिव बेचैन होकर कमरे में चक्कर लगाने लगा। फिर अचानक रुक गया। उसने दांत भींचे और सीधे बिस्तर पर चढ़ गया। उसने कंबल के ऊपर से ही इरा को कसकर गले लगा लिया। अरिव भैया, मत करो, इरा ने कमजोर आवाज में कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके शरीर की ठंडी शक्ति कितनी खतरनाक है। अगर वरक जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी मुश्किल हुई थी, तो अरिव कैसे सह पाएगा? चुप रहो, अरिव ने दांत भींच कर कहा। मैं ठीक रहूंगा। लेकिन जैसे ही उसने इरा को कसकर पकड़ा, उसे लगा जैसे उसने 1000 साल पुरानी बर्फ को पकड़ लिया हो। ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे हजारों तेज सुइयां उसके अंदर धंस रही हों। कुछ ही क्षणों में अरिव का शरीर भी कांपने लगा। उसकी भौहों पर बर्फ जमने लगी। उसकी सांस से सफेद धुंध निकलने लगी। फिर भी उसने इरा को और कसकर पकड़ लिया। इरा ने अपना सिर अरिव के सीने पर टिका दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह एक अनाथ थी, लेकिन अरिव और उसका परिवार उसे हमेशा अपना ही मानते थे। धन्यवाद, अरिव भैया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। 40वीं स्टोन का रहस्य। कुछ ही देर में अरिव की चेतना भी धुंधली होने लगी। उसका शरीर लगभग जम चुका था। तभी उसके सीने से एक अजीब खिंचाव पैदा हुआ, जैसे कोई चीज उसके भीतर से उस ठंडी ऊर्जा को खींच रही हो। अगले ही पल इरा की यिन शक्ति धीरे धीरे अरिव के शरीर से निकलकर उसके सीने पर रखे 40वीं स्टोन की ओर बहने लगी। 40वीं स्टोन पर बने प्राचीन चिन्ह हल्की रोशनी से चमक उठे। ठंडी शक्ति उसमें समाने लगी। कुछ ही क्षणों में अरिव के शरीर पर जमी बर्फ पिघलने लगी। उसने हैरानी से अपनी शर्ट खोली। 40वीं स्टोन हल्की चमक छोड़ रहा था। यह, उसकी आंखें फैल गईं। 40वीं स्टोन यिन शक्ति को खींच रहा है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह ठंडी शक्ति जिसे वरक भी मुश्किल से झेल पाए थे, 40वीं स्टोन ने आसानी से अपने भीतर समा लिया। उसी समय इरा ने हल्की सी आवाज निकाली।
उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। ठंड खत्म हो गई। अरिव मुस्कुराया। लगता तो ऐसा ही है। उसने धीरे से इरा को छोड़ा। अब सब ठीक है, तुम आराम करो। इरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। अरिव भैया। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। अरिव हंस पड़ा। हम परिवार हैं, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। फिर वह कमरे से बाहर निकल गया। चंद्रमणि। अपने कमरे में पहुंचते ही अरिव ने दरवाजा बंद कर लिया। उसने तालिस्मी स्टोन बाहर निकाला। पत्थर की बीच वाली दरार में अब 3 छोटे सफेद मोती चमक रहे थे। उसने सावधानी से उन्हें अपनी हथेली पर गिराया। वे मोती दूधिया सफेद थे और उनके भीतर हल्की ठंडी रोशनी घूम रही थी, जैसे छोटे छोटे चंद्रमा उनमें कैद हों। उन्हें हाथ में लेते ही अरिव ने महसूस किया कि एक शांत ठंडी ऊर्जा उसकी हड्डियों तक उतर रही है। यह ऊर्जा इरा के शरीर की यिन शक्ति जैसी थी, लेकिन उसमें वह उग्रता नहीं थी। वह बिल्कुल शुद्ध और शांत थी। अरिव धीरे से बोला, ये शायद इरा की यिन शक्ति से बने हैं। उसने उन मोतियों को गौर से देखा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी उभरी। चंद्रमणि। उसे एहसास हो गया था कि ये छोटे मोती साधारण नहीं हैं, और शायद भविष्य में यही उसकी शक्ति का एक बड़ा रहस्य बनेंगे। चैप्टर 12 10वीं गूंज। ये चंद्रमणि शायद पिताजी के काम आ सकते हैं। अरिव रेवांश ने अपनी हथेली में रखे 3 दूधिया सफेद मोतियों को गहरी नजर से देखा। उनके भीतर हल्की ठंडी रोशनी घूम रही थी, जैसे छोटे छोटे चंद्र उनमें कैद हों। उसकी आंखों में एक नई चमक उभर आई। वरक रेवांश कभी रेवांश कुल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उस एक हार ने उनकी ताकत ही नहीं, उनका गौरव भी छीन लिया था। अब वह बस पृथ्वी युवान स्तर पर ही रुक गए थे। अगर ये चंद्रमणि उनके शरीर में समा सके तो उनकी शक्ति फिर से बढ़ सकती थी। लेकिन अरिव जानता था कि सबसे पहले उनके भीतर के घाव ठीक होने चाहिए। 40वीं स्टोन का रक्त अमृत बिंदु शायद पिताजी के घाव ठीक कर सके, उसने धीरे से सोचा। फिर शायद ये चंद्रमणि उनकी शक्ति वापस ला सके। कुछ पल तक उसने कल्पना की, वरक रेवांश फिर से अपनी पुरानी शान में खड़े हैं। रेवांश कुल में उनका सम्मान वापस लौट आया है, और कोई भी उनके परिवार को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। यह सोचकर अरिव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने तीनों मोतियों को सावधानी से एक छोटी बोतल में रख दिया। अगर वह चाहे तो इन चंद्रमणि के बदले उसे ग्रेड 3 एलिक्सिर भी मिल सकते थे, लेकिन अरिव के लिए उनका सबसे बड़ा काम था अपने पिता की मदद करना। बोतल बंद करते ही उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसी क्षण उसके शरीर में एक अजीब सी कसक उठी, जैसे कुछ उसकी हड्डियों के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अरिव का चेहरा तुरंत बदल गया। यह क्या है? वह कसक धीरे धीरे तेज होने लगी। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियों के भीतर कोई ठंडी धार दौड़ रही हो। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। अस्थि शोधन यह तो 5वें स्तर की प्रक्रिया थी, जब हड्डियां भीतर से और मजबूत होने लगती हैं। इस स्तर के बाद किसी योद्धा की ताकत और गति दोनों कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन अरिव अभी अभी वज्र त्वचा तक ही पहुंचा था। उसके हिसाब से उसे इस स्तर तक पहुंचने में कम से कम 10 दिन और लगने वाले थे। तो फिर यह अचानक कैसे? अरिव कुछ पल सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। इरा की यिन शक्ति। जब उसने इरा को गले लगाया था, तब उसकी कुछ यिन शक्ति अरिव के शरीर में प्रवेश कर गई होगी। 40वीं स्टोन ने उसका खतरनाक हिस्सा खींच लिया, और शायद बाकी शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में रह गई। अरिव कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। क्या इरा की यिन शक्ति इतनी असाधारण है? लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिला दिया। हर बार जब इरा पर वह हालत आती थी, उसे असहनीय दर्द झेलना पड़ता था। अगर यह सब उसकी पीड़ा की वजह से मिल रहा था,
तो अरिव कभी नहीं चाहेगा कि वह फिर से ऐसा सहन करे। पागल हो गया हूं क्या, उसने खुद को डांटा। फिर वह धीरे से बिस्तर पर लेट गया। तालिस्मी स्टोन उसके सीने पर रखा था और उससे धीरे धीरे हल्की रोशनी निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में अरिव की आंखें बंद हो गईं। अंधकार मानस लोक। अगले ही पल अरिव ने खुद को फिर उसी अंधकार मानस लोक में खड़ा पाया। चारों ओर गहरा अंधेरा था। बस एक स्थान पर हल्की रोशनी थी। वहां एक उजला साया खड़ा था, बिल्कुल अरिव जैसा, जैसे उसका ही प्रतिबिंब। अगले ही क्षण उस साये ने भेदन मुक्का की मुद्रा ली। पा। एक तेज गूंज उठी। पा। 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 लगातार प्रतिध्वनियां अंधकार में फैल गईं। अरिव ने सांस रोके उसके हर आंदोलन को देखा। अब तक अरिव 9 गूंज तक पहुंच चुका था। कभी कभी अभ्यास में वह 9 गूंज निकाल भी लेता था, लेकिन 10वीं गूंज का रहस्य अभी भी उसकी समझ से परे था। उजला साया फिर से वही तकनीक दिखाने लगा। पा। 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 9 गूंज। अरिव का ध्यान अपने चरम पर पहुंच गया। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह खुद ही वह उजला साया बन गया हो। उसके हर आंदोलन, हर मांसपेशी का तनाव, हर सांस, सब अरिव को बिल्कुल स्पष्ट महसूस होने लगा। तभी पा। एक बहुत हल्की सी गूंज सुनाई दी। लेकिन उस गूंज के बाद जो शक्ति फूटी, वह पहले से कई गुना अधिक भयंकर थी। अरिव की आंखें चमक उठीं। समझ गया। उसने तुरंत समझ लिया, पहली 9 गूंज बाहरी बल से पैदा होती हैं, लेकिन 10वीं गूंज भीतर से जन्म लेती है। जब मांसपेशियां, हड्डियां और सांस एक साथ जुड़कर शक्ति को फोड़ती हैं, वही है 10वीं गूंज। अरिव का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह रहस्य शायद वरक रेवांश को भी नहीं पता था। अगर उस पल वह उस उजले साये के साथ एक न हुआ होता, तो शायद कभी समझ भी नहीं पाता। अब मैं भी कर सकता हूं। उसकी आंखों में तेज चमक थी। अगर वह 10वीं गूंज निकाल पाए, तो भेदन मुक्का की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। तब शायद वह रुद्रक वैरिथ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना भी कर सकेगा। रुद्रक के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। अपनी होने वाली भाभी का ख्याल रखना। अरिव की मुट्ठियां कस गईं। रुद्रक, अगली बार तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। उसने तुरंत भेदन मुक्का की मुद्रा ली। अंधकार मानस लोक में उसका शरीर हवा की तरह चलने लगा। पा। 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 गूंज एक के बाद एक उठती गई। पसीना उसके शरीर से बहने लगा, लेकिन अरिव रुका नहीं। उसने फिर से अभ्यास शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानता था रुद्रक अभी भी उससे कई कदम आगे है, और अगर उसे उससे आगे निकलना है, तो उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अंधकार में एक उजला साया और एक इंसान, दोनों साथ साथ चल रहे थे, और उनके बीच गूंज रही थी 10वीं गूंज की तलाश। रहस्य अभी बाकी है। मिलते हैं अगले अध्याय में। ये थी मिस्टिक कथा। सब्सक्राइब फॉर मोर।